नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे शिक्षा के अधिकार की, राइट टू एजुकेशन। ये टॉपिक आपके अधिशासी अधिकारी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को सिलेबस में मेंशन किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो देख लेना। वैसे तो ये अधिशासी अधिकारी के सिलेबस में अलग से मेंशन है, लेकिन RO के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारत की राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी से संबंध रखने वाला टॉपिक है। जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं तो इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। इसमें हम देखेंगे कि ये एक किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक और आने वाले एग्जाम में भी आने की संभावना यहाँ से बनती है। इसके अलावा आप लोगों को मैथ की क्लास भी कराई जा रही है। अधिशासी अधिकारी के लिए सांख्यिकी की क्लास 10 नंबर का वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 4 क्लास मैंने अभी तक करा रखी है। इसके अलावा कंप्यूटर की क्लास भी कराई जा रही है और रीजनिंग की क्लास अलग से करा रखी है। अधिशासी अधिकारी अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है, ठीक है। करंट अफेयर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है। तो आप लोगों के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप देख पाएंगे कि कोई ना कोई टॉपिक आप लोगों को बताया गया है। तो ज़रूर इस चीज़ का फ़ायदा यहाँ पर से लें क्योंकि हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर कराई गई है बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहाँ पर शुरू करते हैं और राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। तो शिक्षा का अधिकार आपके यहाँ पर टॉपिक दिया गया है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले 1950 के समय में, क्योंकि उस समय 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। और उस समय के जो संविधान जो 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में शिक्षा के अधिकार से लेकर क्या प्रावधान थे इसको देखेंगे और अभी किस प्रकार से शिक्षा के अधिकार में कानून बने हैं और भारत के संविधान में क्या प्रावधान है इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले हम अगर देखें तो 1951 की अगर हम बात करें तो 1951 में पहली बार जनगणना होती है। और पहली बार जब जनगणना हुई तो उस समय की साक्षरता दर कितनी थी ये कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लिटरेसी रेट की अगर हम बात करेंगे तो उस समय 18.33% थी, ठीक है। 18.33% थी। अगर हम अभी वर्तमान 2021 की बात करेंगे तो 21 के आंकड़े तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन हम 2011 की बात करेंगे क्योंकि अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। तो इस समय 74.04% हमको लिटरेसी रेट देखने को मिलता है इंडिया का। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 18% से 74% पर हमारे देश की लिटरेसी रेट देखने को मिल रही है। एक वक्त ऐसा था जहाँ पर भारत की महिलाओं की जो लिटरेसी रेट है वो 10% से भी कम थी जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ। और आज आप देख पा रहे हैं कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ अपनी लिटरेसी रेट में आगे को बढ़ती जा रही हैं और उनका भी ग्राफ बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि समय के साथ शिक्षा बढ़ती जा रही है। और शिक्षा वो कहा है ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक कोट है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यानी कि शिक्षा ही एक ऐसा आधार है जिससे हर एक चीज़ जीती जा सकती है। और आप सिलेक्शन लेने के लिए शिक्षा को ग्रहण करें, अपना सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ें, जो भी आप लोगों को दे रखा है दिन रात मेहनत करें और एक दिन ज़रूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखना। तो ये है साक्षरता दर की हमने बात की। तो मैंने मूल संविधान की आप लोगों से बात की। मूल संविधान की यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की और मूल संविधान में हमको फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। उसके बाद DPSP देखने को मिलते हैं। DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य, ये 3 चीज़ हमको अपने संविधान में एक बेसिक से चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ से फंडामेंटल राइट से भी क्वेश्चन आते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत से भी आते हैं, मूल कर्तव्य से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन तीनों टॉपिक को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। इसमें हम कुछ
शिक्षा के अधिकार से संबंध रखने वाली चीज़ें पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट की तो बात हम मूल संविधान में नहीं करते हैं, शिक्षा के अधिकार से लेकर शिक्षा का अधिकार उस समय फंडामेंटल राइट में नहीं था, हमारे मौलिक अधिकार में यहाँ पर इसका जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका जिक्र है और इन्हीं के बीच में यहाँ पर शिक्षा के अधिकार की भी बात की गई है, शिक्षा की बात की गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य में भी उस समय शिक्षा का अधिकार ऐड नहीं था, तो इसलिए हम संविधान में मूल कर्तव्य भी नहीं देखेंगे और फंडामेंटल राइट भी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व की बात। तो इसमें सबसे पहले जो आर्टिकल है वो आर्टिकल आता है 41 और एक आर्टिकल आता है 45। ये दो आर्टिकल हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आर्टिकल 41 क्या कहता है, ये कहता है कि शिक्षा, ठीक है, शिक्षा की बात ये करता है और शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। अभी हम इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, फिलहाल आप लोग लिखें। और आर्टिकल 45 क्या कहता है, यहाँ पर आर्टिकल आप लिखेंगे, अनुच्छेद लिखेंगे। आर्टिकल 45 क्या कहता है, ये कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु हेतु शिक्षा, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यहाँ पर शिक्षा मिलनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जैसे कि हम देखते हैं स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये इनको लागू करने के लिए राज्य प्रयास करेगा, यानी कि राज्य लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये राज्य पर निर्भर करेगा। राज्य कहने का मतलब यहाँ पर सरकार से है। देखो अगर हम बात करेंगे, ये जो शिक्षा है, शिक्षा अभी हमने मूल संविधान की ही बात कर रहे हैं। मूल संविधान में शिक्षा हम देखते हैं अनुसूची, 7वीं अनुसूची देखते हैं और 7वीं अनुसूची में हम देखते हैं, 7वीं अनुसूची में हम 3 विषय देखते हैं, एक राज्य सूची का विषय देखते हैं, एक संघ सूची का विषय देखते हैं और एक समवर्ती सूची का विषय देखते हैं। तो शिक्षा को यहाँ पर राज्य सूची के विषय में रखा गया था। राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का मतलब इसमें जो विषय होंगे, राज्य सूची के विषय में जो भी विषय होंगे उन पर कानून बनाने का प्रावधान हमारे राज्य सरकारों को होगा और समवर्ती सूची में दोनों को होगा और केंद्र सूची में केंद्र सरकार को होगा। तो यहाँ पर जब शिक्षा जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो यहाँ पर राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा कानून बनाने के लिए और शिक्षा देने के लिए। जैसे अभी हम देखते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 क्या कहता है, आप लोगों से पूछा जाता है, समान नागरिक संहिता की बात करता है। लेकिन अभी तक एक गोवा में आर्टिकल 44 लागू है, यानी कि समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड में इसकी बात की जा रही है, लेकिन पूरे देश में अभी तक समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। इसका मतलब कि राज्य को प्रयास करना चाहिए समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए, लेकिन ये एक प्रकार का मूल अधिकार नहीं है कि इसको लेकर देश की जनता न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाए। मतलब शिक्षा के अधिकार को पाने के लिए न्यायालय का दरवाज़ा यहाँ पर नहीं खटखटाया जा सकता था। अगर कोई वंचित हो रहा है, कोई विद्यार्थी अगर शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहा है, तो वो अपने अधिकार को पाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता है। वो अपने मूल अधिकारों के खिलाफ यहाँ ये जो शिक्षा का अधिकार है इसके खिलाफ यहाँ पर अपील नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये एक प्रकार से सरकार के हाथ में ही है शिक्षा। तो यहाँ पर राज्य सूची के विषय हमने देखा। इसके बाद धीरे धीरे करके इसमें सुधार होते जाते हैं शिक्षा के अधिकार में और बात आगे को बढ़ती जाती है। अभी हमने देखा राज्य सूची का विषय है ये, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है ये? और 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मिनी संविधान किसे कहा जाता है।
तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। नोट डाउन करके कहीं पर लिख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया, उस समय ये कहा गया कि जो ये शिक्षा है ये समवर्ती सूची का विषय होगी। अब समवर्ती सूची के विषय में इसको लाया गया। तो इस प्रकार अभी हम वर्तमान की अगर बात करेंगे तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर कानून बनाने का जो प्रावधान है वो केंद्र और राज्य दोनों ही करेंगी। इस पर बजट जो भी खर्च करना है वो केंद्र और राज्य आपस में मिलकर करेंगे। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार राज्य सूची से ये समवर्ती सूची में आ गया है। अब यहाँ पर केंद्र भी इन्वॉल्व हो चुका है शिक्षा को देने के लिए। इससे पहले सिर्फ राज्यों के पास इसका प्रावधान था कि राज्य ही प्रयास करेंगे, लेकिन अब केंद्र सरकार भी प्रयास करेगी। लेकिन बात इतने से नहीं बनने वाली थी, बात को और आगे को बढ़ाना था और इस दिशा में काम होता गया और सर्वोच्च न्यायालय भी इसके बीच में आने लगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं 1990 में एक समिति गठित होती है। 1990 में एक समिति गठित होती है, ठीक है। तो इस समिति का नाम आप लोगों को ध्यान में रखना है, राम मूर्ति समिति। राम मूर्ति समिति तो शिक्षा के अधिकार से संबंध रखने वाली राम मूर्ति समिति है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है, ये शिक्षा के अधिकार से संबंध रखने वाला, शिक्षा का अधिकार का पहला आधिकारिक दस्तावेज इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, राम मूर्ति समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1990 में, उसने ये कहा कि शिक्षा का अधिकार का इसको पहला आधिकारिक दस्तावेज कहा जाता है। आप लोगों से पूछा जा सकता है राम मूर्ति समिति का संबंध किससे है, या फिर शिक्षा के अधिकार से संबंधित पहला आधिकारिक दस्तावेज कौन सा है, तो ये राम मूर्ति समिति की रिपोर्ट है। इसके बाद मैंने जैसे आप लोगों से कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप करने लगती है। तो 1993 का एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और उसने एक केस को सुलझाया और उस केस पर फैसला दिया था। और वो केस कौन सा था, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। उन्नीकृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये एक केस है, उन्नीकृष्णन JP बनाम आंध्र प्रदेश के बीच में एक केस आता है और उस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है और सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला देता है कि जो ये शिक्षा का अधिकार है इसको मूल अधिकार बनना चाहिए। यानी कि इसने क्या कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है इसको मूल अधिकार में लाना चाहिए, मूल अधिकार का ये एक हिस्सा होना चाहिए। इसके बारे में यहाँ पर बात की है और इसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत लाना चाहिए। तो आर्टिकल अनुच्छेद यहाँ पर आप देखेंगे, इसको आर्टिकल 21 के तहत लाना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कही। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक और कमेटी बैठती है 1999 में। 1999 में तपस मजूमदार समिति बैठती है और इस समिति ने भी यही बात दोहराई जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1993 में दोहराई थी कि शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब इस पर बात थी संसद की। अब इस पर बात करनी थी संसद की और संसद ने सबसे पहले इस पर जो कदम उठाया वो उठाया 2002 में। संसद ने शिक्षा के अधिकार से संबंधित जो कदम उठाया वो 2002 में उठाया और 2002 में यहाँ पर सर्वसम्मति से एक इसको पारित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2002 में भारत की संसद में क्या होता है, एक संशोधन होता है जिसको हम बोलते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। आपसे पूछा जाता है 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो 2002 में हुआ।
किससे संबंध है? तो ये शिक्षा के अधिकार से संबंध रखने वाला है। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। और ये डेट थी 12 दिसंबर की। 12 दिसंबर की ये डेट थी जिस समय संसद में इस संविधान संशोधन को पारित किया गया था। इस संविधान संशोधन ने क्या कहा? इसने कुछ प्रावधान यहाँ पर तय किए और ये कहा कि जो ये शिक्षा का अधिकार है इसको हम संविधान के भाग 3 में रखेंगे। और भाग 3 में कहाँ पर? तो ये अनुच्छेद 21 क, यानी कि हम इसको 21A भी कह सकते हैं, 21A के तहत या फिर 21 क के तहत इसको यहाँ पर रखा गया। यानी कि भाग 3 किसकी बात करता है? ये बात करता है मूल अधिकारों की बात करता है। भाग 3 मूल अधिकारों की बात करता है। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार बन चुका है। यानी कि अब इस अधिकार को पाने के लिए हर एक विद्यार्थी जो इसके दायरे में आता है वो अपने अधिकार को पाने के लिए न्यायालय जा सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। तो ये अधिकार यहाँ पर हमको 2002 में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर ये कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के यहाँ पर बात कही गई। तो आपसे ये वर्ष भी पूछा जाता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कितने से कितने तक के विद्यार्थियों को है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखना है। अब इसी के तहत 2002 में ये जो संविधान संशोधन हुआ था इसमें एक तो मूल अधिकार जोड़ दिया गया, जो कि भाग 3 में है, आर्टिकल 21 क। इसके अलावा मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया एक। और मूल कर्तव्य कौन सा जोड़ा गया? 51 क यहाँ पर मूल कर्तव्य इसमें जोड़ा गया। और मूल कर्तव्य में भी क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की यहाँ पर बात की गई। और मूल कर्तव्य का मतलब क्या है कि देश के नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि जो भी इसमें बातें लिखी गई हैं मूल कर्तव्य में उनको वो लागू करें या फिर उनका पालन करें। तो जो भी गार्जियन होंगे, बच्चों के जो भी माता पिता होंगे, जो भी संरक्षक होंगे, वो 6 से 14 तक बच्चों की यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मूल कर्तव्य 51 क के तहत इसको यहाँ पर लाया गया। तो हमने यहाँ पर देखा जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें मूल कर्तव्य और मूल अधिकार यहाँ पर लाए गए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों ने देखा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं 2002 में हम आगे हैं। अब इसको कानून बनाने की यहाँ पर बात चलती है। इस अधिकार को अब कानून बनाने की बात अगर चलती है तो हम आ जाएंगे 2009 में। 2009 में क्या होता है इसको भी देखेंगे। 2009 में क्या होता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम ये पारित होता है, जिसको हम बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये भारत की संसद में अधिनियम को लाया जाता है। और कब लाया जाता है? तो 26 अगस्त 2009 को ये भारत की संसद में पारित होता है। और उसके बाद जब राष्ट्रपति की इसमें साइन हो जाते हैं तो 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो जाता है। तो एक यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि RTE जो राइट टू एजुकेशन है वो कब से लागू हो चुका है? तो यहाँ पर जो लागू हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 2010। स्टूडेंट यहाँ पर 2009 करके आते हैं, लेकिन इसको लागू 1 अप्रैल 2010 से किया गया है। ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप लोगों को नोट डाउन कर लेनी है।
तो 1 अप्रैल 2010 तक हम पहुंच चुके हैं इसमें। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? इसमें वही प्रावधान किए गए हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन था उसमें जो बातें रखी गई थी उसी को इसमें कानून के रूप में मान्यता दे दी गई। और हम यहाँ पर देखते हैं RTE एक्ट। इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया, ये तो प्राथमिक स्तर हो गया ना, तो प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा। इसके अलावा जो निजी स्कूल होते हैं, निजी संस्थान या फिर निजी विद्यालय, निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित की गई, आरक्षित, ठीक है। तो जो निजी स्कूल होते हैं, निजी स्कूलों में भी 25 सीटें अब RTE एक्ट 2009 के तहत भरी जाएंगी। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कितनी % सीटें हैं? 25%। इस अधिनियम के तहत ये कहा गया जो शिक्षक है और जो छात्र हैं, शिक्षक और छात्र, इनका अनुपात कितना होना चाहिए? तो शिक्षक और छात्र का अनुपात अगर हम देखेंगे तो ये आप देखेंगे एक शिक्षक होना चाहिए कितने विद्यार्थियों पर? 30 बच्चों पर। और ये कहाँ पर? प्राइमरी स्तर पर, प्राइमरी लेवल पर 30 बच्चों में एक शिक्षक का प्रावधान किया गया। और हाई एजुकेशन में ये उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में 35 बच्चों में एक शिक्षक का यहाँ पर प्रावधान किया गया है RTE एक्ट 2009 में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें भी लिखी गई हैं इसमें, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे इसमें ये जो शिक्षक हैं, अच्छा अलग से लिख लेता हूं मैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसमें यह कहा गया है कि जो शिक्षक होंगे ये निजी ट्यूशन नहीं देंगे, निजी ट्यूशन नहीं देंगे। ये इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो टीचर बच्चों को स्कूल में पढ़ाता है वो अपने घर पर बच्चों को ट्यूशन नहीं देगा। ये इसके तहत प्रावधान किया गया है और अगर कोई देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसका नुकसान क्या है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर जो बच्चा स्कूल में भी उसी टीचर से पढ़ रहा है और घर पर ट्यूशन भी उसी से पढ़ रहा है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा। इसके अलावा ये कहा गया कि जो शिक्षक है वो शारीरिक रूप से कोई भी चोट यहाँ पर बच्चों को नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों में स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, स्क्रीनिंग परीक्षा यहाँ पर नहीं की जाएगी, यानी कि प्रवेश परीक्षा यहाँ पर स्कूलों में नहीं होगी। आप देखते हैं कि जब भी स्कूल में दाखिला होता है प्राइमरी लेवल पर तो वहाँ पर परीक्षा नहीं होती है, स्क्रीनिंग परीक्षा। तो ये बातें RTE एक्ट 2009 में लिखी गई हैं, ये आप लोगों ने देखा और हम लोगों ने देखा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मूल अधिकार में आ चुका है। कब से? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में लागू हुआ और उसके बाद यहाँ पर RTE एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया गया है। तो इतनी ही बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देख लेंगे अगर कुछ चीज़ें छोटी होंगी तो वैसे तो नहीं छोटी हैं इस शिक्षा के अधिकार में, राइट टू एजुकेशन में, फिर भी हम देख लेंगे जब नेक्स्ट क्लास होगी कुछ चीज़ें। तो अगली क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे बौद्धिक संपदा का अधिकार, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।